हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स में। तो हम लोग एक्सप्लोर फिजिक्स में आज पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आगे वाला सेक्शन। तो हम लोग ने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि ये इंडक्शन का लॉ कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये इंडक्शन क्या है। तो हमने देखा था कि जब भी कभी जो है किसी कॉइल से या किसी भी चीज से जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स फाई जो है आपका चेंज होता है, तो बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड एरिया वेक्टर ए। इन दोनों के बीच का एंगल है। जब भी कभी ये फाई जो है चेंज होगा तो इसकी वजह से जो है एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप होगा। किसी कॉइल या किसी भी कंडक्टर के अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। यदि कॉइल जो है क्लोज है तो उसमें एक इंड्यूस करंट रन करने लगेगी। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था फराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। ठीक है, तो व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हमने इसकी डेफिनेशन को लिखा था, व्हेनेवर देयर इज एन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डेवलप्ड इन द कॉइल, दिस इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इन सेकंड वे दिस स्टेटमेंट कैन बी रिटन एज व्हेनेवर देयर इज एन रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट, व्हेनेवर देयर इज एन रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। मैग्नेट और कॉइल के बीच में जब कभी भी जो है आपका relative motion होगा, the flux linked with the coil changes, and because of this change in flux an induced EMF is developed in the coil, and hence an induced current is running in the coil if the coil is closed। तो ये हमने इसने पिछले लेक्चर में पढ़ा था और इसमें हमने फराडे के लॉ को भी पढ़ा था और उसका प्रूफ भी देखा था। तो फराडे का लॉ क्या था। फराडे का लॉ बेसिकली जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट है आपका। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है, उसका उसका स्टेटमेंट ये कहता है कि whenever there is a flux link with the coil changes and induced EMF is developed in it। and second statement क्या था, the rate of change of magnetic flux, that is d phi upon dt, is always equal to induced EMF developed in the coil, induced EMF developed in the coil। this statement can also be written as E is equal to minus delta phi upon delta t। ये हमने लिखा था। इफ द कॉइल हैज एन टर्न ई इज इक्वल टू माइनस माइनस आ जाएगा एन टर्न एन टाइम्स डी फाई अपॉन डी टी, और ई इज इक्वल टू माइनस एन टाइम्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, where delta phi is your change in magnetic flux, d phi is also the same thing। कभी बुक ऐसे लिख देती है, कभी ऐसे लिख देती है, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, इसलिए मैंने दोनों ही स्टेटमेंट में इसको लिख दिया है। तो इसको आप लोग समझिए। ठीक है, यदि कॉइल के पास एन टर्न है, क्योंकि एक टर्न से इतना हो रहा है तो ऑब्वियस बात एक से इतना हो रहा है, तो एन टर्न से कितना होगा, एन टाइम्स ऑफ दिस, वेयर फाई इज द फ्लक्स लिंक विद ईच टर्न, डी फाई इज द फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स इन ईच टर्न, मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच टर्न। ऐसा कुछ हमने जो है पिछले लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो ये नेगेटिव साइन है, दिस इज बिकॉज ऑफ लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या कहता है कि जो भी प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ होगा या इंड्यूस करंट जो है जो कॉइल के अंदर डेवलप करेगी, वो इस प्रकार से डेवलप करेगी कि वो उस बात का अपोज करेगी जिससे वो जो है उत्पन्न होगी, यानी कि प्रोड्यूस होगी। दैट इज negative sign in this statement indicate that the direction of induced EMF or induced current in a coil is such that it opposes that change by which its production occur। जिसकी वजह से उसका प्रोडक्शन हुआ है उसी चेंज को क्या कर देगी, वो अपोज कर देगी। तो ये स्टेटमेंट थी आपकी लेंज की। तो लेंज लॉ जो हमने पढ़ा था, जो पिछले बार मैंने आपका कराया था। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं बेटा। तो आज हम जो है फराडे के जो स्टेटमेंट्स हैं इनको अलग अलग वे में देखेंगे। तो इसमें अलग अलग वे में कैसे देखते हैं, देखिए जरा इसी स्टेटमेंट को। ये तो फराडे का लॉ हो गया जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था आपका। तो ये ई क्या है, इंड्यूस ईएमएफ है। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन, इतना ही लिखना है आपको। जब भी कभी फराडे का लॉ पूछता है आपसे, व्हाट इज माई फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आपको इतना ही लिखना है। वैसे इस स्टेटमेंट को ऐसे भी लिखा जा सकता है, माइनस एन टाइम delta phi can be written as that is final flux minus initial flux upon final time minus initial time। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसी स्टेटमेंट को इन टर्म ऑफ फाई भी लिखा, फाई के
टर्म में कैसे लिखा जा सकता है, जैसे अगर और लिखना है हमको तो हम जानते हैं फाई इज इक्वल टू कितना होता है, बी ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड एरिया वेक्टर बी एंड एरिया वेक्टर ए. तो दिस स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी रिटन एज माइनस एन डी फाई, फाई इज योर बी ए कॉस थीटा अपॉन डी टी. तो ये दो स्टेटमेंट हमको याद रखने. अब मेरी एक बात याद रखना कि जो फ्लक्स, क्योंकि मैंने मेरा पहला लेक्चर देखोगे तो उसमें पता चलेगा कि फ्लक्स चेंज जो है तीन बातों पर निर्भर कर रहा है. एक तो बी यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा जो है आपका एरिया यानी कि एरिया ऑफ द कॉइल, और थीटा दैट इज द ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल, दैट इज इट इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए और बी के बीच में, बी और एरिया वेक्टर ए के बीच में जो एंगल है, इन तीन बातों पर निर्भर कर रहा है. यानी कि जिसका चेंज होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, ये आप याद रखेंगे. जिस किसी का भी चेंज होगा तो जनरली वो एक ही चीज का जो है डिफरेंशिएशन देता है. जैसे ए का एरिया का चेंज देगा, आपका चेंज देगा, तो आप उसके थ्रू उसको निकाल सकते हैं. अब इसमें हम थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट. तो ये तो मेरे पिछले लेक्चर से संबंधित जो है मैंने कुछ बातें आप लोगों को बताई. तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर induced current. इंड्यूस्ड करंट का जो है एक्सप्रेशन क्या है वो हम देख रहे हैं. तो इंड्यूस्ड करंट कितना है, कैसे है, तो हम जानते हैं, माना ये कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल है आपका, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्रकार से जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड बी इस प्रकार से दे रखा है आपका इस कॉइल के अंदर, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं ये आपके, ठीक है, बहुत सारे टर्न्स इसमें मौजूद है. थोड़ा सा इसको थोड़ा सा मैंने वैसे बना दिया है, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा अच्छे ढंग से इसको बना लेते हैं. तो जैसे ये है आपका, ये नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बहुत सारे हैं, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसमें, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड ये है आपका, ठीक है. कैसा भी कॉइल बना सकते हैं. तो ये कॉइल है आपका, ये मैग्नेटिक फील्ड बी इसमें मौजूद है. तो हम जानते हैं कि जो फराडे का नियम कहता है वो कहता है कि E is equal to that is the induced EMF developed in this coil whenever there is a change in flux linked with this coil, and the induced EMF developed in this coil is given by minus n d phi, that is delta phi upon delta t. ये हम सभी लोग जानते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये हो गया. वेयर एन इज द नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन दिस कॉइल. इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं, माना ये कॉइल ऐसे करके बाहर निकल रहा है और इसके में कुछ चेंजेस आ रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, ठीक है, इस ढंग से. तो ये हो गया. अगर इसका मॉड ले लूं तो ये मॉड E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, n टाइम्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी. नेगेटिव साइन तो सिर्फ जो है लेंज के लॉ के वजह से आ रखा है, ठीक है. तो अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस कितना हो, इसका रेजिस्टेंस कितना हो आपका R हो, तो इंड्यूस करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, डेल्टा फाई. वो कितना हो जाएगा आपका, करंट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस. वोल्टेज कितनी डेवलप हुई, ईएमएफ कितना डेवलप हुआ, तो मॉडी अपॉन कितना हो जाएगा, R. तो मॉडी कितना है बेटा, ध्यान से देखिए. तो इसको अगर हम सॉल्व करें, मॉडी की वैल्यू रखें, मॉडी कितना है आपका, n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू R इज द स्टेटमेंट फॉर इंड्यूस करंट इन ए कॉइल. इस कॉइल में कितना इंड्यूस करंट होगा उसके बारे में आ जाएगा. तो अब हम इंड्यूस चार्ज की निकालते हैं. तो इंड्यूस चार्ज, स्टेटमेंट फॉर इंड्यूस चार्ज, तो यहां पे देखिए इंड्यूस चार्ज तो कितना होता है बेटा, आपने पढ़ा था कि द करंट इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ये आपका आ गया, ठीक है. तो इन प्लेस ऑफ आई की जगह क्या रख सकते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी. तो कितना हो जाएगा आपका, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी इंटू R. डेल्टा टी कैंसिल आउट. This implies is induced charge delta Q is equal to n times of delta phi upon R. This is the statement for
इंड्यूस चार्ज इन ए कॉइल, इस कॉइल के अंदर कितना इंड्यूस चार्ज हो रहा है, इसके बारे में ये आपको जानकारी दे रहा है। तो आप देखिए, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पता चलती है कि जो इंड्यूस चार्ज है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दैट इज कुछ भी समय में हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक कॉइल में जो है 3 सेकंड में कोई चेंज आ रहा है और एक कॉइल में जो उसी कॉइल में जो है 4 सेकंड में चेंज आ रहा है, तो चार्ज का प्रोडक्शन क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जैसे मान लीजिए कुछ फ्लक्स इसमें चेंज आया, फ्लक्स में चेंज किया आपने और वो टाइम जो है 3 सेकंड में आ रहा है वो फ्लक्स में चेंज जो भी आपने देखा, और उसी कॉइल में आपने 4 सेकंड बाद देखा, तो चार्ज, द वैल्यू ऑफ चार्ज विल रिमेन सेम यदि अगर आप इन चीजों को नहीं बदलते हैं। फ्लक्स को चेंज करेंगे तभी होगा, यानी कि टाइम के ऊपर वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि टाइम के ऊपर निर्भर नहीं करता है। बाकी चीजों के ऊपर, नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर चार्ज चेंज हो जाएगा। फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा उतनी तेजी से चार्ज इंड्यूस चार्ज होगा आपका। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम इंड्यूस चार्ज होगा, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस तो वही चीज को फ्लो नहीं करने देगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इंडक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही होगा आपका फाई की जितनी तेजी से चेंज होगा, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी तेजी से चेंज होगा उतनी ही तेजी से होगा, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, टाइम के ऊपर निर्भर नहीं करता। चाहे कॉइल तेजी से घूमे चाहे धीमे घूमे, तो चार्ज का इंडक्शन जो है इस बात पर निर्भर नहीं करता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आपको याद रखना है। तो अभी हमने क्या क्या देखा कि इंड्यूस करंट का क्या एक्सप्रेशन है और इंड्यूस चार्ज का क्या एक्सप्रेशन है। तो अब इस एक्सप्रेशन को जो है हम लोग यहां से हटा दे रहे हैं। अब थोड़ा सा जो है हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर देते हैं, न्यूमेरिकल कर लेते हैं, छोटे न्यूमेरिकल करते हैं, बड़े न्यूमेरिकल भी हैं बेटा, बड़े न्यूमेरिकल भी अब आगे करेंगे, लेकिन आप लोग का रेस्पॉन्स थोड़ा सा ऐसा ही रहता है, तो इस वजह से मैं थोड़े से कम करा पा रहा हूँ न्यूमेरिकल। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस रिड्यूसेस फ्रॉम, यानी कि जो है पहले अभी आप ये देखिए कि हम लोग जो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं जो आपके बोर्ड से रिलेटेड है, उसी पे हम बात कर रहे हैं। और बोर्ड से रिलेटेड जो पहले मैंने थ्योरी कराई थी उसमें भी बोर्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप प्लीज जो है इसको देखिए, इस न्यूमेरिकल को, ये बहुत ही सिंपल और अच्छे न्यूमेरिकल हैं आपके समझने के लिए। दी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस रिड्यूसेस फ्रॉम 5.5 into 10⁴ वेबर टू दिस, यानी कि जो है आपका वेबर, यानी कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो फ्लक्स चेंज होगा तो इंडक्शन होगा, यानी कि इंड्यूस करंट होगा। तो पहला फाई कितना दे रखा है, फाई 1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपका 5.5 into 10⁻⁴ वेबर, इतना प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, दूसरा फाई 2 कितना प्रोवाइड कर रखा है आपको 5 into 10⁻⁴ वेबर, ये हो गया। कितने समय में, डेल्टा टी आपको प्रोवाइड कर रखा है कितना 0.1 सेकेंड, यानी कि चेंज इन फ्लक्स इन द कॉइल, फ्लक्स लाइन जो है कितने रिड्यूस हो रही है यहां से लेके यहां तक, यानी कि 5 into 10⁻⁴ हो रही है कितने सेकंड में आपका 0.1 सेकंड में। एंड द कॉइल हैज 1000 टर्न, दैट इज द नंबर ऑफ टर्न प्रेजेंट इन अ कॉइल इज योर 1000। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द इंड्यूस ईएमएफ करंट एंड चार्ज इफ द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, यानी कि आपको रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रखा है आर इज इक्वल टू 10 ओम, तो यू हैव टू फाइंड इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आपसे आप जानते हैं बेहतर कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होता है -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। तो n कितना दे रखा है, देखो डेल्टा फाई देखिए, n देखिए, सब देखिए। ठीक है, तो अभी इसको लिखते हैं -n डेल्टा फाई इज योर कितना है आपका फाइनल फ्लक्स, दैट इज फाई 2 माइनस इनिशियल फ्लक्स फाई 1, ये हो गया अपॉन डेल्टा टी। तो E इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो n इज योर कितना है आपका 1000 टर्न, 1000 हो गया। फाई टू कितना दे रखा है आपको, देखो ये फाई 2 है आपका, ये फाई 2 है, बाद का फ्लक्स, ये इनिशियल फ्लक्स इज योर दिस और रिड्यूसेस टू दिस, बोला 5 into 10⁻⁴, तो फाई 2 ये आपको प्रोवाइड कर रखा है, तो फाई 2 कितना है 5 into 10⁻⁴ माइनस 5.5 into 10⁻⁴, ये हो गया आपका, इतना फ्लक्स में चेंज आया, अपॉन कितना हो गया चेंज इन टाइम, कितने समय में हुआ था ये सब 0.1। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 5.5 में से 5 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 0.5 into 10⁻⁴,
तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए -1000 इंटू, इसमें से माइनस किया तो कितना हो जाएगा 0, -0.5 इंटू 10⁻⁻4, ये आ गया अपॉन 0.1। इसको हटा दूंगा तो यहाँ पे एक 0 पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 40, ये 40 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। देखो ये 4, 1 2 3 4 10⁻4 है, ये 10⁻⁻4 है, तो इट मीन्स द प्रोडक्शन इंडक्शन कितना हुआ आपका, E इज इक्वल टू जो आपका हो रहा है 0.5, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, वोल्ट, यानी कि कितना ईएमएफ डेवलप हुआ, 0.5 वोल्ट जो है आपका ईएमएफ डेवलप हुआ है इस कॉइल के अंदर। अब आपसे पूछ रहा है करंट, करंट कितना होता है बेटा, तो हम करंट भी निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो करंट I इज इक्वल टू इंड्यूस ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, इंड्यूस ईएमएफ इज योर 0.5, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉइल इज योर 10 ओम, तो ये कितना हो जाएगा 0.05 एम्पियर, ये रेजिस्टेंस भी निकल गया। अब हमें निकालना है क्या, चार्ज, क्या निकालना है हमें, चार्ज। तो इंड्यूस चार्ज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, एक तो आपने अभी फॉर्मूला किया था तो उस फॉर्मूले के थ्रू भी निकाल सकते हैं, एन डेल्टा फाई अपॉन आर, इसकी मदद से भी निकाल सकते हैं, आप वैसे भी निकाल सकते हैं इसको। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, चार्ज डेल्टा चार्ज, हम जानते हैं करंट कितना होता है पहले देखिए, तो इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमें चार्ज चाहिए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू I, करंट हम निकाल चुके हैं, करंट कितना है आपका 0. पहले इसको लिख लेते हैं, I इंटू डेल्टा टी, ये आ गया। I कितना है आपका, देखिए 0.05, 0.05 इंटू टाइम, डेट इज 0.1 सेकेंड, टाइम दे रखा है आपको 0.1 सेकेंड, डेल्टा टी आपको कितना दे रखा है 0.1 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा, इंड्यूस चार्ज क्यू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0.005 कुलाम, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ कुलाम, तो डेल्टा क्यू इतना हो गया, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 5 मिली कुलाम। तो हमारे पास ये कुछ स्टेटमेंट्स की जो बड़ी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अगर आप देखें इसको तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो देखिए तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए जरा सेकंड क्वेश्चन क्या है। इनिशियली ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 4 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला इज परपेंडिकुलर टू द कॉइल, एक कॉइल के ऊपर वो इनिशियली परपेंडिकुलर है, ठीक है, टू द कॉइल ऑफ एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 1000 टन, इफ इट टर्न थ्रू 180 डिग्री इन 0.1 सेकेंड, फाइंड एवरेज इंड्यूस ईएमएफ। जब भी कोई कॉल टर्न करती है तो बेटा हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज क्यों निकालते हैं, क्योंकि कॉल के टर्न होने वक्त जो है फ्लक्स जो है बार बार बदल रहा होता है, तो उस फ्लक्स को निकालने की, जब भी हम उस फ्लक्स को निकालते हैं वो एवरेज फ्लक्स निकलता है, और उससे जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, आपकी एवरेज इंड्यूस ईएमएफ निकलेगी। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें कितना टर्न किया है। एक कॉइल है, देखिए शुरू में ऐसे था, ये है, ठीक है, ये है कॉइल आपकी, ठीक है, ये कॉइल है, ठीक है। अब ये कॉइल पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड पड़ रहा है, इनिशियली द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, आपकी आपसे यहाँ की ओर आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और फिर ये कॉइल जो 180 डिग्री टर्न कर जाती है, ऐसे करके ये 180 डिग्री टर्न कर गई। अब ये बिल्कुल अपोजिट हो गया, यानी कि जो फेस आपकी ओर था वो मेरी ओर हो गया, 180 डिग्री टर्न कर गई है। तो इस वक्त जो है आपका कितना जो है इसमें इंडक्शन हुआ होगा, इसके बारे में हम जान रहे हैं, ठीक है। तो इनिशियली कॉइल ऐसे है, देखिए ये है कॉइल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा देखते हैं, क्योंकि हमें अगर इंड्यूस ईएमएफ को कैलकुलेट करना है तो इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू कितना होता है, -n टाइम्स डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई क्या होता है आपका, -n फाई 2 दैट इज फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन डेल्टा टी दैट इज चेंज इन टाइम। चेंज इन टाइम तो हमें बहुत आसानी से इसमें दे रखा है, आपका 0.1 सेकेंड है। एरिया भी हमें दे रखा है, तो एरिया इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर चेंज करते हो तो कितना होता है, 10⁻⁻2 से
तो सेंटीमीटर स्क्वायर है 10⁻⁴ से करना पड़ेगा, तो 500 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एरिया तो हमें दे रखा है। अब हमें फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स φ1 इनिशियल फ्लक्स कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा BA cos थीटा ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए B, द वैल्यू ऑफ B इज योर दिस, दैट इज B कहाँ गया आपका, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा 4 इंटू 10⁻⁴, तो 4 इंटू 10⁻⁴ ये प्रोवाइड कर रखा है। ए आपका ये है आपका 5, अभी वैल्यू नहीं रखते हैं बेटा, ऐसे रख देते हैं BA cos एंगल बिटवीन दीज टू, जब फलक ऐसे है तो ऐसे करके जाएगा ऐसे करके, यानी कि इसमें 0 डिग्री का एंगल है। देखो दोनों क्या है, पैरेलल है, तो कितना हो जाएगा 0 डिग्री का एंगल ले लेते हैं शुरू में। ठीक है, 0 डिग्री तो कितना हो जाएगा आपका, ले नहीं लेते हैं, है इतना। ठीक है, पहला फ्लक्स इतना है। दूसरा फ्लक्स φ2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा BA cos, ये हो गया आपका। देखिए जरा, ये कॉइल था, ठीक है, अभी इसका परपेंडिकुलर अभी ऐसे है, इनिशियली इस फॉर्म में है। पहले वाली स्टेटमेंट समझिए, मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से है, इसमें ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार से है, यानी कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर डायरेक्टेड टुवर्ड्स यू, ऐसे ऑब्जर्वर की ओर है। ठीक है, बाहर की ओर है ऐसे करके। तो अभी नॉर्मल टू दिस कॉइल भी कैसा होगा बेटा, नॉर्मल टू दिस कॉइल कैसा होगा, ऐसा होगा। देखिए ये चौक दिख रही है आपको, नॉर्मल टू दिस कॉइल ऐसे करके होगा, ऐसे करके बाहर की ओर होगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया आपका, 0 हो गया, तो वो कितना हो जाएगा B इंटू ए। अब लेकिन जब कॉइल टर्न कर जाएगी, देखिए जरा, ये है अभी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके है, ऐसे करके है ये, और नॉर्मल टू द कॉइल भी ऐसे करके है, यानी कि मेरे से, यानी कि इस बोर्ड से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके आ रहा है, कॉइल ऐसे करके रखी हुई है, तो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल ऐसे करके ले लीजिए, ऐसे करके। ठीक है, बाहर की ओर है। अब ये कॉइल ऐसे करके टर्न करिए, ये अब मेरी ओर आ गई है, ऐसे था, ये पूरा 180 डिग्री टर्न कर गया, तो 180 डिग्री टर्न कर गया, अब ये मेरी साइड हो गया आपका। समझ में आ रही बात ये। तो अब नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल मैंने आपको बताया था, मेरे पुराने लेक्चर को देखो, वो हमेशा क्या होता है, प्लेन सरफेस के लिए बाहर की ओर होता है ऐसे करके। तो अब तो वो ऐसे हो गया, लेकिन फील्ड आपकी ओर है, तो उसके दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो अभी कितना एंगल है, 180 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ BA। तो चेंज इन फ्लक्स दैट इज डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या तो ऐसे लिख लीजिए या ऐसे करके फटाफट निकाल लीजिए। डेल्टा फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, φ2 माइनस φ1, विच इज इक्वल टू φ2 इज योर माइनस BA एंड φ1 इज योर माइनस ऑफ BA, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ BA। तो हमारे पास डेल्टा फाई आ गया, तो माइनस n टाइम्स कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ BA विथ नेगेटिव साइन अपॉन डेल्टा t। Now on putting the value of all these quantities, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, तो n टाइम्स, n की वैल्यू कितनी है बेटा, n आपको प्रोवाइड कर रखा है 1000 टर्न। ये देखिए 1000 टर्न्स प्रोवाइड कर रखे हैं, तो आपने यहाँ पे 1000 लिख दिया, पॉजिटिव वैल्यू हो गई है, इंटू 2 B, द वैल्यू ऑफ B इज योर 4 इंटू 10⁻⁴ माइनस 4 इंटू 10⁻⁻⁴ आपको प्रोवाइड कर रखी है B। ठीक है, और A कितना प्रोवाइड कर रखा है, ये है आपका 500 इंटू 10⁻⁻⁴ होल अपॉन, दैट इज टाइम। टाइम कितना दे रखा है, 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, ये कटेगा तो यहाँ पे एक 0 बढ़ गया। ठीक है, ये आ गया। तो इसको अगर हम सॉल्व करें, देखिए 5 10 हो गया, 5 ये 10⁻⁻8 हो जाएगा। देखिए जरा, ये 1000 हो गया, ये देखो 2 इंटू 5 यानी कि 1000, 1000 इंटू 10,000 कितना हो जाएगा, ये 4 वो 3 10⁻7, और ये 2 है, ये 4 है, तो 4 को अपनी जगह पे रहने देते हैं, इंटू 10⁻⁻4 माइनस 8, ये से ये 4 है, और यहाँ से ये जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये 1000 हो गया, यानी कि 7 हो गया, ये 7। ठीक है, और बाकी चीज़ें आपकी हट चुकी हैं, अगर कुछ रह जाता है तो देख लेना बेटा। तो ये कितना हो जाएगा, इंड्यूस EMF E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻1 विच इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट। तो ये बहुत आसानी से हमने जो है यहाँ पे क्या कर दिया, कैलकुलेट कर लिया। तो इतना इंड्यूस EMF इसमें प्रोड्यूस होगा, उसके बारे में हमने जान लिया। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लिया करो बेटा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो है बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बातें करनी होती हैं, तो इस वजह से जो है थोड़ा सा टाइम इसमें कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, अब हम जो है देखिए लेंज लॉ जो है उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। इसमें
आपसे पूछा जाता है लेंज लॉ एंड एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ जो है इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसको हमें बताना है। तो लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये तो जस्ट दो स्टेटमेंट मैंने एक साथ लिख रखी हैं। लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी को हम कंपेयर कर रहे हैं, और कायदे में इसको ऐसे लिखना है कि लेंज लॉ इज इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी कि लेंज का जो नियम है वो जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग है। कहने का मतलब जो है उसी के अनुसार है वो आपका, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए लेंज का नियम क्या है कि जो भी प्रोडक्शन होगी, इसकी प्रोडक्शन होगी, इंड्यूस ईएमएफ की जो प्रोडक्शन होगी किसी की कॉइल के अंदर, जब उसमें फ्लक्स जो है आपका बदलेगा, तो जब भी उसमें जो प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ और उसके द्वारा जो इंड्यूस करंट जो उसमें जो कॉइल में बनेगी, वो इस प्रकार से बनेगी कि वो उन बातों का विरोध करेगी, अपोज करेगी जिनसे वो उत्पन्न होगी, यानी कि जिससे उसका प्रोडक्शन हुआ है। दैट इज लेंज लॉ। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, the production of that is the induction of induced EMF in a coil is such that it opposes that changes by which its production occur। तो ये आपका लेंज का लॉ है। तो अब हम लेंज के लॉ को जो है इन अकॉर्डेंस टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, इसको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना बेटा जरा, ठीक है। तो ये क्या है, आपका गैल्वेनोमीटर है। आप देखिए एक ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है, और इससे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके बाहर निकलेगा, और ये फील्ड जो है इसमें लगेगा, तो यानी कि इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये v वेलोसिटी से इसकी ओर आ रहा है, ठीक है। तो दिस मैग्नेट, दिस बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स दिस कॉइल, एंड बाय विच, इसके द्वारा, बाय विच द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस कॉइल चेंजेस, इसके द्वारा इससे लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और फैराडे कहता है कि जब भी कभी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है फ्लक्स चेंज होगा, फील्ड नहीं सॉरी, फ्लक्स चेंज होगा, तो उसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ जो है आपका क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। डेल्टा फाई चेंज होगा तो जब भी कभी, तो ये इधर गया तो इसकी वजह से जो है इसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। लेकिन जो इसके आगे जो नेगेटिव साइन लगा है, ये लेंज के अकॉर्डिंग लगा है फ्लक्स, ये तो 1934 में लगा है साइन, 1834 में बेटा, 1831 में जो है ये नियम आया था। तो 1831 में ये नियम आया था, 34 में इसमें माइनस लग गया, कहने का मतलब लेंज के अकॉर्डिंग लगा है नियम, माइनस क्यों लगा हुआ है, लेंज के अकॉर्डिंग लगा हुआ है। तो लेंज ने कहा कि इसमें जो प्रोडक्शन होगी ईएमएफ की या करंट की जो उससे इंड्यूस हुई है, वो इस प्रकार से कि वो उन बातों का विरोध करेगी जिससे वो उत्पन्न हो रही है। तो इसके अंदर अब जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा और उससे एक इंड्यूस करंट करेगी, वो इस प्रकार से होगी कि इसका अपोज करेगी। अब ये अपोज कैसे करेगी, देखिए बताइए, आप खुद सोचिए कि ये अपोज कैसे करेगी, ये कॉइल इसका अपोज कैसे करेगी। इसके अंदर जो करंट पैदा हो रही है बेटा, वो इस प्रकार से होगी कि वो इसको अपोज करेगी। कैसे करेगी, ये सारा चेंज मैग्नेटिक फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा था, इस मैग्नेट के इसकी ओर जाने की वजह से आ रहा था। तो यानी कि वो ऐसा चाहेगी ये कॉइल की इस मैग्नेट को रोक दे। अब कॉइल के पास हाथ तो है नहीं कि वो रोक दे ऐसे करके उसको, तो कॉइल कैसे रोकेगी इसको, यहाँ पे जो इंडक्शन करेगी करंट का, करंट को जब इसके अंदर दौड़ाएगी वो इस प्रकार से, क्योंकि करंट जहां भी करंट होता है वहां एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो यानी कि इसके अंदर जब प्रोडक्शन ऑफ करंट होगा वो इस प्रकार से होगा कि यहाँ पे वो उस करंट की वजह से, जो इंड्यूस करंट है उसकी वजह से यहाँ पे क्या बना देगी, नॉर्थ पोल बना देगी। क्या बना देगी, नॉर्थ पोल। यानी कि यहाँ पे जो करंट बनी, यहाँ पे जो करंट बनी वो यानी कि इंड्यूस करंट इस प्रकार से बनी कि वो इसको और फर्दर पास नहीं आने देगी। और अगर आप फिर भी लाना चाहते हैं इसको इधर पे, तो आपको इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन है उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो है आपका जो प्रोडक्शन ऑफ जो है इंड्यूस करंट होगा वो इस प्रकार से होगा कि वो इस कॉइल का, इस मैग्नेट का विरोध करने लग जाएगी, यानी कि अपोज करेगी। किस ढंग से अपोज कर सकती है ये बताइए, इस ढंग से अपोज करेगी कि इसको अपने पास नहीं आने, क्योंकि इसके पास आने की वजह से ही तो क्या हो रहा था बेटा, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, और इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं करना देना चाहती है। क्यों नहीं चेंज करना देना चाहते, क्योंकि उससे उसको परेशानी हो रही है, क्योंकि और वो किस ढंग से करेगा, इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहता है, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस वजह से इसके अंदर एक करंट जो है क्या हो जाएगी, उत्पन्न होगी,
वो इस प्रकार से होगी कि इसको क्या करेगी, अपोज करेगी। कैसे कर सकती है, इसके पास हाथ तो है नहीं कि ये ऐसे करके अपोज कर दे, या इसके पास मुंह तो है नहीं कि कुछ बोल दे इससे, तो ऐसा कुछ तो है नहीं इस कॉइल के पास। तो ये क्या करेगी, अपने अंदर जो इंडक्शन कर रही है करंट का, तो वो इस प्रकार से करेगी कि यहाँ पे वो नॉर्थ पोल बना दे, क्योंकि हम जानते हैं करंट इज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये अपने अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, इस प्रकार का बनाएगी कि इसका अपोज कर देगी, यहाँ पे नॉर्थ लगा दिया। आप फिर भी चाहते हो कि ये कॉइल, ये मैग्नेट उस साइड की ओर जाए, तो आपको इन दोनों के रिपल्शन के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। अब सेकंड केस ले लेते हैं। अब देखिए फिर वही कॉइल है, ठीक है, और ये गैल्वेनोमीटर है जो इसके डिफ्लेक्शन को देखेगा। अब आपने क्या किया, ये नॉर्थ, ये साउथ पोल है आपका, ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि अब ये मैग्नेट जो है दूर जाए, ये मैग्नेटिक फ्लक्स तो ऐसे करके लिंक हो रहा है कॉइल से, देखो बेटा, ठीक है, ये काटेंगे नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड लाइन एक दूसरे को काटती नहीं है बेटा। तो आप वी वेलोसिटी से आप यानी कि नॉर्थ पोल को दूर दूर ले जाना चाह रहे हैं, और इस दूर ले जाने की वजह से भी इसमें क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंजेस आ रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स में बदल रहा है। तो फिर इसका अपोज करेगा ये, क्योंकि वो तो उस चेंज का अपोज करना चाहेगा ना जिसकी वजह से उसको परेशानी हो रही है। तो फ्लक्स का चेंज नहीं होना चाहिए, फ्लक्स का चेंज की वजह से उसमें इंडक्शन हो जाएगा। तो इसमें फ्लक्स उस किसकी वजह से हो रहा है, इसके मोशन की वजह से हो रहा है, इस साइड जाने की वजह से हो रहा है। तो इसको अपोज करने के लिए क्या करने की लगेगी, ये करंट को इस प्रकार से बहाएगी कि यहाँ पे जो है क्या बन जाए, साउथ पोल बन जाए। और आप फिर भी चाहते हैं कि इसको दूर लेके जाए, तो यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दी अगेंस्ट दी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज टू, इन दोनों के बीच में, कॉइल एंड द मैग्नेट, इन दोनों के बीच में करना है। यानी कि इन बोथ केस whether the magnet move towards the coil or the magnet move away from the coil, in both cases you have to do work against the magnetic force between the coil and the magnet. कॉइल और मैग्नेट के बीच में जो है क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। एंड दिस वर्क, और यही कार्य जो है आपको किसके रूप में मिलता है, दिस वर्क इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में होता है, electrical energy in the coil, electrical, that is this work is converted in the electrical energy, और यही वर्क that is this mechanical work, ये मैकेनिकल वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यही मैकेनिकल वर्क हमें किसके रूप में मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में मिल रहा है। तो ये तो बात एकदम वैसा ही हो रहा है। देखो लेंज लॉ किसके अकॉर्डिंग है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अनुसार है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी यही कहती है एनर्जी को बनाया नहीं जा सकता, ना बर्बाद किया जा सकता है। वो जितने भी एक सिस्टम की एनर्जी है वो हमेशा क्या रहती है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो यहाँ से यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है, और किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम की एनर्जी हमेशा उतनी ही बनी रहेगी। तो ये देखो यहाँ से, ये जो आप मैकेनिकल वर्क कर रहे हो इसको इसके पास लाने के लिए या इससे दूर ले जाने के लिए जो भी वर्क कर रहे हो, वही वर्क आपको किसके रूप में प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में प्राप्त हो रहा है। दैट इज, कहने का मतलब, वेदर द मैग्नेट मूव towards the coil or away from the coil, from the coil, we have to have to do work against the magnetic force between coil and the magnet. And this work is converted into electrical energy. और यही वर्क जो है, and this work
and this work is converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और यही वर्क जो है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में हो जाएगा। तो ये बहुत बार जो है 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, या एमसीक्यू में आपसे पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि लेंज लॉ जो है कि मतलब जो है किससे रिलेटेड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी से रिलेटेड है, या आपका कोई और लॉ जैसे थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है, या क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है, या किससे रिलेटेड है, तो आप कहेंगे लेंज लॉ जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से रिलेटेड है। एक बात और है बेटा, ये लेंज लॉ जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। तो ये बात जो है बहुत कम जो है टीचर्स बोलते हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ लेंज लॉ जो है न्यूटन के थर्ड लॉ को भी फॉलो करता है। कैसे करता है देखिए जरा, जैसे ये यहाँ पे आया, इसकी वजह से आने की वजह से यहाँ पे जो है प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इस प्रकार से हुई कि वो इसके आने का विरोध करेगी, यानी कि जितना ये जो है यहाँ आना चाहेगा उतना ही ज्यादा ये जो है क्या देगा, रिपल्शन देगा, उतना ही ये रिपल्शन यहाँ से प्रोवाइड करेगा, यानी कि जितना ये यहाँ के और आएगा तो इन दोनों के बीच में रिपल्शन भी उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। तो ये तो जो है आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। टू एवरी एक्शन, यानी कि जैसे यहाँ एक्शन होगा तो उतना ही रिएक्शन ये आप उसको प्रोवाइड कर देगा। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे आपसे एक प्रश्न पूछ लिया कि लेंज लॉ न्यूटन के किस लॉ से जो है संबंधित है, तो न्यूटन के थर्ड लॉ से जो है आपका संबंधित है, रिलेटेड है। समझ में आ रही बात ये? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, एक बार इस स्टेटमेंट को देख लीजिए। दैट इज वेदर द मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, वी हैव to do work against the magnetic force between coil and the magnet, and this work, that is this mechanical work, is converted into the electrical energy which is flowing in the coil। समझ में आ रही बात ये? तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। आप इसका स्नैपशॉट लेना चाहते हैं तो स्नैपशॉट ले लीजिए, और ये हमारा जो है आज का स्टेटमेंट हो गया। अब हम लोग जो है कुछ और चीज देख रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और देख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम जो है आज ज़्यादा हो गया है, तो मैं इसको जो है कल स्टार्ट करता हूँ। कल हम जो है मोशन ऑफ ए कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे, और मैग्नेटिक फील्ड में जब वो चलेगा तो उसकी वजह से उसमें क्या होगा। और आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि इस लेक्चर्स में क्या कमी है, क्या नहीं है, आपको क्या चाहिए। मतलब कहिए कि मतलब जो है सर हमें ये वाला पोर्शन पढ़ना है, तो मैं आपको वही पोर्शन पढ़ाऊँगा। और थोड़ा सा जो है बेटा इतनी सी फिजिक्स पढ़ने से नहीं होता, बहुत ज़्यादा जो है इसमें इंक्लूड करना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। तो आप लोग रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं उस ढंग से, थोड़ा सा रेस्पॉन्स कीजिए, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।